स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्रेनेक्शा में 100 प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा डेविएट क्या करता है, कौन सा कलर करता है। देखिए, ऊपर है आपका रेड कलर, नीचे है वायलेट कलर। तो रेड कलर ऊपर है और नीचे वायलेट कलर है। तो हम लोग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में होता है। सबसे ज़्यादा डेविएशन यानी सबसे नीचे की साइड कौन है, वायलेट है। तो वायलेट आपका आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा स्टार ट्विंकल क्यों करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्टार ट्विंकल करता है। तो हमारा आंसर क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि जब आसमान में कुछ दूरी पर क्या होता है, आसमान में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर कुछ जगहों पे हवा ज़्यादा होती है, यानी कि पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, कुछ जगहों पे पार्टिकल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो उससे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। अगले क्वेश्चन पे आए, ब्लू कलर स्काई का कारण, यानी ब्लू कलर जो है वो क्यों होता है स्काई में, आसमान में ब्लू कलर क्यों होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या होती है, ब्लू कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है। अगर हम लोग देखें तो बिब ग्योर में आप देखिए इस तरफ की जो वेवलेंथ की आ रही है सबसे कम वेवलेंथ की है, और इस तरफ सबसे हाई वेवलेंथ है। तो क्या होता है, वो स्कैटर करती, चारों ओर फैलती है, क्योंकि छोटी है तो नीचे तक नहीं आ पाती है, नीचे तक नहीं आ पाती है तो आसमान में फैली रहती है, यानी स्कैटर करती है, चारों ओर फैलती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, हमारा आसमान ब्लू कलर का दिखता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी कह रहा क्या क्रॉस करती है। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करती है। तो ये आंसर हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। क्लोज लूप होती है, टूटी हुई होती है, टूटी हुई नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकती। तो क्या होती है, क्लोज लूप में होती है। अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से हम लोग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन देखेंगे तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ की ओर जाएगी, और फिर अंदर की साइड भी इसी तरीके से लूप में रहती है। तो अंदर का डायरेक्शन अलग होगा, बाहर का डायरेक्शन अलग होगा। देखिए, कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर हम लोग हमेशा कैसे रखते हैं, सॉफ्ट आयरन का रखते हैं। तो सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब हम करंट बंद करेंगे तो तुरंत ही क्या होगा, उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा तो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरीके से कोई भी मैग्नेट जिसको आपको काम करना हो तो उसमें क्या करिए, लोहा लीजिए, उसमें चारों तरफ आप एक रैप लपेट दीजिए वायर का, और जब करंट चालू करेंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे करंट बंद करेंगे वैसे वो नॉर्मल हो जाएगा। तो हमको आयरन की कोर लेनी होगी। अगले क्वेश्चन पे आए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड मैग्नेट जाती है। अभी अभी हम लोगों ने बात किया किस तरफ से जा रही थी, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आए तो कह रहा है कि करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी पता करते हैं। तो देखिए, हम लोग जैसे वायर को ये पकड़े, ये वायर का करंट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। तो अब हमारा जो थंब का ये डायरेक्शन है, इसके बेस पर हम लोग पता करते हैं। तो ये क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल के बेस पर हम लोग पता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कह रहा है कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, तो ये करेक्ट है। अगला देखें, ये टूट जाती है, गलत है। ये सिर्फ नॉर्थ से साउथ तक होती है, ऐसा नहीं है, नॉर्थ से साउथ भी जाएगी और इंटीरियर भी रहेगी। ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी गलत है, क्योंकि ये लूप के फॉर्म में अंदर पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी आपको बताया कि हम एक आयरन की कोर ले लें और उसके ऊपर हम लोग क्या करें,
वायर लपेट दे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा टर्न हम बनाएंगे उतना ज़्यादा ही क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, कॉइल की टर्न को बढ़ा देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, क्योंकि कॉइल के टर्न को जितना बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आए, कह रहा है ओम्स लॉ क्या बताता है। देखिए ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं कि हम लोग ओम्स लॉ के फार्मूले को देखिए, B = IR होता है। तो हमेशा क्या होगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि अगर हम लोग B को कर लें, B/R ले लें तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, I के होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका B सही हो गया कि B = IR के बेस पे हम लोगों ने देखा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ओम्स लॉ का फार्मूला क्या है, अभी अभी हम लोग देखें। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए कह रहा है सीरीज सर्किट में करंट, हम अगर सीरीज बनाते हैं, मान चलते हैं ये सीरीज है, बीच बीच में हमने कोई भी चीज़ों को लगाया, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट होगा, वो हमारा सब में सेम होगा। तो अब देखिए हर जगह करंट क्या होता है, सेम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए 1 एम्पियर करंट का मतलब है, 1 एम्पियर अगर हम लोग देखें तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, Q = क्या होता है, IT। I = क्या होता है, Q/T। तो Q का क्या होगा, कूलम होगा, Q का कूलम हो गया, और T का क्या हो गया, सेकेंड हो गया, यानी इसकी यूनिट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 1 हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कह रहा 1 kWh कितने जूल के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग क्या करें, 1 kWh लिखें तो किलो में कितना होता है, 1000। 1 किलोवाट 1000 के बराबर हुआ। आवर में आप जानते हैं 60 मिनट और 60 सेकंड होता है। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3.6 × 10⁶ जूल। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल सर्किट में वोल्टेज। तो देखिए हम लोग पैरेलल सर्किट बना लें। जैसे पैरेलल है, अब देखिए पैरेलल सर्किट में आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे है, तो इस तरफ से अगर करंट जाएगा तो करंट अलग अलग I1 और I2 में बदल जाएगा, लेकिन जो वोल्ट होगा वो हमारा इक्वल होगा। तो वोल्ट यानी वोल्टेज क्या होता है, वो हमेशा सेम होता है हमारा। तो वोल्टेज हमारा सेम होगा। अगले क्वेश्चन पे आए। देखिए इंसर्शन रीजन को अब हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है बोथ, अगर इंसर्शन रीजन में ऑप्शन ए पे आप टिक लगाते हैं तो दोनों इंसर्शन और रीजन दोनों सही होने चाहिए, यानी इंसर्शन का मतलब क्वेश्चन और रीजन का मतलब उसका आंसर। तब हम ए पे लगाएंगे अगर इंसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन उसका गलत आंसर है तो हम बी को लगाएंगे। इंसर्शन अगर सही है, रीजन गलत है तो सी को लगाएंगे। इंसर्शन गलत है और रीजन सही है तो हम डी को लगाएंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं इंसर्शन रीजन के। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बना सकता है। देखिए जब हम लोग को मिरर और लेंस में कन्फ्यूजन हो तो हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस की तरीके से बिहेव करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो हम समझ लेंगे कॉनकेव मिरर भी सेम उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसा कॉन्वेक्स लेंस करता है। दोनों एक दूसरे के तरीके से वर्क करते हैं। तो देखिए रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। कारण क्या है, ये है कन्वर्जिंग मिरर है, यानी कि क्या करेगा, सारी
रेज को एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा कर देगा। तो एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा कर दे रहा है तो वो इसका क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, और इस वजह से वो क्या करेगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, यानी फ्रंट पे बनाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, क्योंकि असर्शन भी सही है और रीजन उसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आए। अब कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब कारण क्या है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये सही है। हम लोग अगर लेंस से भी कंपेयर करें तो आप देखिए कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर एक ही तरीके का बिहेव करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका असर्शन सही है, रीजन भी उसका सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आए हम। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए कह रहा है फोटोसिंथेसिस का मेन साइट कौन सा है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग देखें ऊपर का एट्रियम, वेंट्रिकल, फिर राइट, लेफ्ट और राइट अलग अलग एट्रियम होते हैं, वेंट्रिकल भी लेफ्ट और राइट होता है। तो हमारा ऑप्शन सही हुआ। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए भी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आपका डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। इंसुलिन हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है। तो इंसुलिन आप लोग जानते हैं कि ये कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज जब ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे ग्लूकोज को यानी तोड़ता है, कन्वर्ट करेगा। अगर बाई चांस पैंक्रियाज की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, शुगर हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। कह रहा है रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी का फॉर्म क्या होता है। तो रेस्पायरेशन में एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, क्या एटीपी के रूप में मिलेगी, डीएनए के रूप में मिलेगी, आरएनए के रूप में मिलेगी, या ग्लूकोज के रूप में मिलेगी। हम लोग ये जानते हैं रिस्पायरेशन जब होता है तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन, 2 तरीके के रिस्पायरेशन होते हैं। इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होकर वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी क्वाइन। तो एनर्जी क्वाइन हमारा क्या होगा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ह्यूमन मेल में 6 क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए मेल की बात कर रहा है, तो मेल में हम लोग जानते हैं दोनों तरीके के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यक्स और वाई। यक्स क्रोमोसोम जो कि फीमेल को शो करेगा और वाई मेल को शो करता है। तो ह्यूमंस में दोनों पाए जाते हैं, और जो फीमेल होती हैं उनमें कौन सा पाया जाता है, एक्स और एक्स, यानी फीमेल में ये पाया जाएगा, मेल में एक्स और वाई पाया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझते चलिए। ये कह रहा फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो फोटोसिंथेसिस जब भी होगा तो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है,
वाटर से मिलेगी, क्लोरोफिल से मिलेगी। आप लोग रॉ मटेरियल पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल आप लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन हमको ब्रेकडाउन किसके कारण होगी? वाटर का जब ब्रेकडाउन होता है, वाटर हमारा टूटता है, तो उसके कारण क्या मिलती है? हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो वाटर हमारा रॉ मटेरियल यहाँ पर होगा। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड कौन सा है? तो मास्टर ग्लैंड हम लोग पढ़े हुए हैं। मास्टर ग्लैंड किसको कहलाता है? थायराइड को कहलाता है, पिट्यूटरी को, पैंक्रियास को, कि एड्रिनल को? देखिए, हम लोग मास्टर ग्लैंड हम लोग किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। ये सारे हार्मोन्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी कि उनके सिक्रीशन में कम ज़्यादा करना, उनको आगे बढ़ाना। जैसे TSH हार्मोन है थायराइड का, उसको स्टिमुलेट करने में, ये सब में ये काफ़ी रोल वो करता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में। अगला हम आ जाते हैं, ह्यूमन फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन क्या है? अभी अभी हम लोग देखा गया, ये किसको शो करता है? मेल को, ये आपका फीमेल को। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। स्टार्च टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल यूज़ होता है? देखिए, जब हम लोग स्टार्च में क्या करते हैं, देखिए लिटमस नहीं हो सकता क्योंकि एसिड बेस को करता है। बेंडिक सोल्यूशन भी हो गया। कॉपर सल्फेट आपका है, तो कॉपर सल्फेट भी कलर को चेंज करेगा। लेकिन आयोडीन जो होता है, जब हम स्टार्च सोल्यूशन में हम लोग आयोडीन मिलाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होगा तो हम पता लग जाएगा कि ये स्टार्च है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अब कह रहा है न्यूरॉन का कौन सा पार्ट मैसेज रिसीव करता है? देखिए, हम लोग न्यूरॉन को देखे हुए हैं कि न्यूरॉन जो होगा आपका इस तरीके से, अगर हम लोग देखें, स्ट्रक्चर बना होता है। एक लंबी पार्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। तो डेंड्राइट जो है, यानी डेंड्राइट जो है ये अलग हो गया। एक्सॉन और साइटोन अलग अलग पार्ट हो गए। तो डेंड्राइट जो है वो ही मैसेज रिसीव करता है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो दूसरे वो होंगे वो जुड़ेंगे आपस में। नर्व आपस में जुड़ी होती है, इसी पार्ट से जुड़ी होती है। और यहाँ पे ये एक कॉम्बिनेशन बनाती है जहाँ से सिनैप्सेस होते हैं और वो क्या करता है? आगे मैसेज भेजता है। तो ये हो गया हमारा डेंड्राइट ऑप्शन इसका